अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, 3.25 साल की मुज़ाहमती सियासत और 24 नवंबर की फाइनल कॉल के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसमें कोई शक नहीं है कि आज भी एक नाजुक मोड़ पर ही फंसी हुई है। मकबूलियत के बावजूद ये सवाल पीछा नहीं छोड़ रहा कि इमरान खान का और उनकी जमात का आखिर मुस्तकबिल है क्या, क्योंकि एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट की ज़ाहिर नाराज़गी है, उसकी वजह से हर सियासी हिकमत अमली जो बड़ी उल्टी पड़ जाती है PTI को, और दूसरी तरफ पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात है, ग्रुपिंग है, जो अपनी जगह पर एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है तहरीक इंसाफ के लिए। PTI की मुश्किलात कम हो भी तो कैसे? इलेक्शन को 10 महीने गुजर गए, लेकिन PTI अभी तक अपोजिशन जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा नहीं कर पाई। PTI की मुश्किलात कम हो भी तो कैसे कि सियासी मामलात को सियासी अंदाज से हल करने की बजाय हर एहतजाज की नाकामी के बाद नए एहतजाज की कॉल दे दी जाती है। PTI की मुश्किलात कम हो भी तो कैसे 9 मई वाकयात और 24 नवंबर की फाइनल कॉल पर रियासत का गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ कि अब सिविल नाफरमानी का कह दिया गया है। आखिर PTI की मुश्किलात कैसे कम हो? इमरान खान कुछ कहते हैं, पार्टी लीडरशिप कुछ और ही समझ लेती है, जबकि PTI का सोशल मीडिया जो है वो फंसा देता है पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पूरी पार्टी को। क्या यही वजह है कि इमरान खान ने एक बार फिर अपनी पुरानी सियासी टीम की तरफ देखना शुरू कर दिया है? क्योंकि ज़राए से ये खबरें आ रही हैं कि न सिर्फ कारकुन बल्कि इमरान खान भी पार्टी की मौजूदा लीडरशिप से खुश नहीं हैं। इसलिए इमरान खान ने पार्टी के अंदर ज़ाहिर है वो तब्दीली चाहते भी हैं। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि न सिर्फ फवाद चौधरी और मुसर्रत जमशेद चीमा की जल्द पार्टी में वापसी मुमकिन है, बल्कि अली मोहम्मद खान और जरताज गुल को भी मरकजी ओहदे दिए जा सकते हैं। इन खबरों को तक़वियत उस वक्त मिली जब अडयाला जेल में इमरान खान से शेख रशीद और फवाद चौधरी की कुछ रोज़ पहले मुलाकात हुई, लेकिन ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि PTI की मौजूदा लीडरशिप पुरानी टीम की वापसी नहीं चाहती है। उनको कई तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सवाल ये है कि इमरान खान के लिए नई और पुरानी टीम को इकट्ठा करना ये कितना बड़ा चैलेंज होगा। इसके साथ एक और अहम पेशरफ्त ये भी है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत से मुज़ाकरात ना करने की पॉलिसी में कुछ तब्दीली आई है। पहले PTI सिर्फ ताकतवर हलकों से बात करना चाहती थी, लेकिन अब इमरान खान ने उमर अयूब की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी बनाई है, जो 2 मुतालिबात यानी सियासी कैदियों की रिहाई और 9 मई और 24 नवंबर के वाक़यात पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन 3 जजेस के नीचे GIT बनाई जाए, उसकी इंक्वायरी कराई जाए। इस पर हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे। अगर हुकूमत मुतालिबात नहीं मानेगी तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का इंदिया दे दिया गया है। कहा जा रहा है कि सिविल नाफरमानी की कॉल पर पार्टी के अंदर तकसीम है। पार्टी क़यादत अभी इस पर इमरान खान से मजीद मुशावरत चाहती है। हुकूमती वज़रा का जहां ये मानना है कि सिविल नाफरमानी की कॉल भी पिछली कॉल्स की तरह नाकामी साबित होगी, वहीं वो मुज़ाकरात तो चाहते हैं, लेकिन इनके साथ ये मुतालिबात नहीं चाहते। दूसरी तरफ इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में हुकूमत की तब्दीली की बाज़गश बड़ी सुनाई दे रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी और फैसल वाडा के अचानक एक्टिव होने को सियासी हलकों में तब्दीली की निगाह से देखा जा रहा है। फैसल वाडा ने चंद दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात की। आज उन्होंने MQM की क़यादत से भी मिले। फैसल वाडा का मानना है कि सारी सियासी जमातों की तरह इमरान खान का मैंडेट भी मानना होगा। क्या कहते हैं, ज़रा सुनिए। सबसे पहले तो सबका मैंडेट तस्लीम करना होगा, किसी को इग्नोर किया नहीं जा सकता। इसी तरह इमरान खान साहब का भी जो मैंडेट है उसको भी हमें तस्लीम करना होगा, उसको रिस्पेक्ट देनी होगी। जब तक हम साथ नहीं बैठेंगे तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। इससे पहले फैसल वाडा यहाँ तक कह चुके हैं कि ये तासुर हरगिज़ गलत है कि PTI की एस्टेब्लिशमेंट से कोई बराह रास्त लड़ाई चल रही है। वो पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए 2 तलाक़ों को ज़रूरी करार दे चुके हैं। सवाल यह है कि फैसल वाडा जो है ये आजकल किस सियासी मिशन पर हैं? क्या वो सियासी जमातों को किसी ऐसे नुक्ते पर ला सकते हैं जो सबके लिए काबिल कबूल हो? क्या वाकई कौमी हुकूमत ही पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल सकती है? इसके लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपका। बिल आखिर एक अरसे के बाद खान साहब से आपकी मुलाकात हुई, उस मुलाकात का ज़रा हमें अहवाल भी बताएं, और कितने को अरसे के बाद मुलाकात हुई है? खान साहब की तबीयत कैसी थी? आपको उनसे मिलकर कैसा लगा और उनका क्या रिस्पांस था, क्या रद्द अमल था, क्या फीलिंग्स थी उनकी? देखिए शादी, जाहिर है इलेक्शंस के बाद पहली बार मुलाकात हुई, एक तवील अरसे बाद मुलाकात हुई, और मेरी पहले जेल में 2 मुलाकातें हुई थी, इलेक्शन कमीशन के केस में इकट्ठे थे, लेकिन अब काफ़ी अरसे बाद हुई तो जाहिर है कि एक था कि खान साहब की तबीयत का, और बड़ी खुशी हुई एक तो मुझे देख के कि वो बिल्कुल फिट है अल्हम्दुलिल्लाह।
उनकी एक्चुअली तो मुझे लगा कि वो एक्सरसाइज वगैरह का चूंकि अब उन्हें मौका मिल रहा है, पहले तो मौका नहीं मिला 18 के बाद, तो अब उनकी जो फिटनेस लेवल है वो 2018 के लेवल पे है और वो बड़े मेंटली भी बहुत फिट हैं और बिल्कुल ऐसी गुफ्तगू उन्होंने की जैसे वो ज़मान पाक में बैठे हैं या बनी गाला में। तो कोई उनको 1.5 साल की कैद ने उन्हें फिजिकली और मेंटली बिल्कुल मुतासर नहीं किया। तो ये तो बड़ी एक काबिल सेहत भी उनकी जबरदस्त थी, सेहत उनकी बिल्कुल जबरदस्त। तो ये फिर पार्टी के लोग क्यों ये प्रोपेगेंडा करते हैं जब भी मिल के आते हैं, खान साहब की सेहत गिर रही है, उनकी जान को खतरा है, वो तो बिल्कुल फ्रेश नहीं है, ये बड़ा प्रोपेगेंडा करते हैं। जो भी खान से मौजूदा लीडरशिप की मैं बात कर रही हूँ, ये तो आकर बाहर ऐसी, वो कहते हैं ना पंजाबी में, हाला लाला मचा देना कि न जाने पता नहीं क्या हो गया है, कुछ साजिश हो रही है, हुकूमत मारना चाह रही है, पता नहीं कौन सी जो है वो ताकतें हैं जो इमरान खान को मारना चाह रही हैं। आपके मुंह से ये सुनकर अच्छा लगा कि खान साहब की सेहत अच्छी है। नहीं, बिल्कुल दरमियान में कुछ वाकयात हुए थे, 20 दिन एक दफ़ा और 5 दिन अभी एक दफ़ा खान साहब ने बताया कि उन्हें जो है वो बिल्कुल एक डेथ सेल में बंद कर दिया गया था, जहाँ पे कोई रोशनी लाइट जो है वो काट दी गई थी, टीवी उनके पास अब नहीं है, अखबारें उनको नहीं मिल रही हैं। तो ये मेरा ख्याल है फेजेस में इस तरह का मेंटल टॉर्चर जो है वो तो एक जारी है, जो अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से और इतने बड़े लीडर से। इस तरह का सलूक नहीं करना चाहिए और अभी भी तो उनका राइट है कि उनको एक क्लास शिफ्ट किया जाए, वो एक क्लास में नहीं है, वो डेथ सेल में है। दैट इज सेल्फ इज सो एनोइंग आई वुड से। लेकिन ये तो इमरान खान की एक स्ट्रेंथ है फिजिकल और मेंटल के, वो उसी तरह खड़े हैं, उनके ऊपर टॉर्चर में तो कोई कमी नहीं की गई और जुल्म में तो कोई कमी नहीं की गई, ये तो अनफॉर्चुनेट है। अच्छा, आपने अपने इब्तदाइये में जो बातें की हैं उनमें से कुछ के साथ तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन कुछ के साथ मैं एग्री नहीं करता जी। मसलन आपका ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि पीटीआई का ये नाकामी है कि अब तक वो अपोजिशन अलायंस नहीं बना सके, और ये एक बुनियादी नाकामी है मैं समझता हूँ। लेकिन जो रिएक्शंस हैं पीटीआई के, शायद आप देखिए कि जो सोसाइटीज होती हैं उन्होंने 800-900 साल जो पिछले गुजरे हैं उसमें जो रियासत का जो बुनियादी कामयाबी क्या है मॉडर्न रियासत की, कि उसने मैकेनिज्म्स क्रिएट किए हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के। अब हमारा डिस्प्यूट होता है, उसका एक तरीकाकार है उसको रिजॉल्व करने का। रियासत से मुतालिक जो चीज़ें होती हैं उसको आइन जो है रिजॉल्व करता है। अब मसला यह है कि यहाँ पे एक बुनियादी असूल है कि हुकूमत जो है वो बनेगी इलेक्शनों से। 8 फरवरी के इलेक्शन के नताइज आपने बदल दिए 9 को, और आपने वो मैकेनिज्म तबाह कर दिया। इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान को आपने तबाह कर दिया ताकि वहां पे कुछ ट्राइब्यूनल्स में किसी जगह पे कोई काम ना हो सके। आपने जुडिशरी को तबाह कर दिया। एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के जजेस जिन्होंने रिलीफ दिया तहरीके इंसाफ को कानून के मुताबिक, आप देखें उनकी फैमिलीज के साथ क्या सलूक हुआ। उसके बाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ क्या हुआ, और फिर 26वीं आईनी तरमीम लाके आपने सुप्रीम कोर्ट ही खत्म कर दी। अब उसके बाद देखिए, ना आपके यहाँ इस वक्त स्पीकर का ऑफिस है, ना सेनेट के चेयरमैन का ऑफिस है, ना आपके पास कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का ऑफिस नहीं रहे। तो आप मुझे बताइए कि तहरीके इंसाफ के पास रास्ता क्या है प्रोटेस्ट के अलावा, और आप क्या करें? बातचीत आपने खुद सुन लिया कि ये जब हो रहा था धरना, तो मोहसिन नकवी साहब ने और तमाम जो गवर्नमेंट है, तारिर साहब वगैरह, इन सब ने आके ये कहा कि हम तो मुज़ाकरात बिल्कुल नहीं करेंगे। फवाद, मुझे ये बताएं कि आपकी पार्टी में वापसी कब तक है? खान साहब ने उस दिन क्या आपको कोई इस तरह का कोई पॉजिटिव जेस्चर, कोई पॉजिटिव इस पर बात हुई? क्योंकि जब आप लोगों ने पार्टी सियासत फिलहाल उस वक्त के हालात के मुताबिक छोड़ने का ऐलान किया था, बड़ी तनकीद हुई थी आप लोगों पर। उसके बाद जो मौजूदा लीडरशिप है, जब भी हम उनसे बात करते थे पुरानी लीडरशिप की आप लोगों के हवाले से, तो उनकी एक ही सोच होती थी कि जब मुश्किल वक्त में हम लोगों ने पार्टी का साथ दिया, खड़े रहे, तो अब ऐसे कैसे हो सकता है कि जो छोड़कर भागने वाले हैं उनकी पार्टी में जगह बने? तो कब तक पार्टी में वापसी मतवक्के है आपकी और के सौदे के साथ? पहली बात तो शाजिया ये है कि मुश्किल वक्त तो हमारा खत्म ही नहीं हुआ और हम ही मुश्किल वक्त का सामना कर रहे हैं। जो सच्ची बात यह है कि जो मौजूदा लीडरशिप में जो लोग हैं उन्होंने तो नहीं देखा उस तरह का वक्त, जो वक्त हम पे गुजरा है, और अल्लाह ना करे कि हमारे किसी और दोस्त के ऊपर या इन दोस्तों के ऊपर वो वक्त गुजरे। क्योंकि जो वक्त हम लोगों ने देखा है, जिस तरह की तशद्दुद, जिस तरह की बर्बरियत, फस्तायत, जेलें
और बेगुनाह हम लोगों को अंदर रखा गया, मुझे अंदर रखा गया, बाकी बेशुमार दोस्तों को अंदर रखा गया। मुशर्रफ चीमा है, जमशेद चीमा साहब, ये सब लोग, और सदाकत अब्बासी है, और ये हमारे वासे बेशुमार लोग हैं। अब क्या मैं नाम लेना शुरू करूं तो नाम ही वक्त ही ख़त्म हो जाएगा। जो मुश्किल वक्त हम लोगों के ऊपर गुजरा, जो हमने सहा, वो तो जाहिर है कि मौजूदा लीडरशिप ने तो नहीं सहा, और अच्छा है कि अल्लाह महफूज भी रखे। लेकिन इशू ये है कि हमने तो इसके बावजूद जो है वो इमरान खान से अपना ताल्लुक कभी नहीं छुपाया, और कभी हमने उस ताल्लुक को जो है वो ख़त्म नहीं किया। और मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये जो हमारा ताल्लुक है ये बरकरार भी रहेगा, और इसको हम इमरान खान की जो ज़ात की हद तक जो हमारा वफादारी है, जो ताल्लुक है, वो तो हमेशा है। इमरान खान ने हमेशा जो है वो हम पे ट्रस्ट किया है, और अब भी जब मैं मिला हूँ तो मुझे बड़ी खुशी है कि इमरान खान साहब का पूरा एतमाद जो है वो मुझे हासिल है। सही, तो इसका मतलब है पार्टी में आपकी जल्द, और इमरान खान वाकई पार्टी के अंदर तब्दीली, पार्टी स्ट्रक्चर में तब्दीली चाहते हैं? देखिए, सच्ची बात यह है कि इतने बड़े इश्यूज हैं इस वक्त कि ये कुछ छोटी बातों के ऊपर कि मेरा क्या होगा वो होगा, ना मैंने बात की है, ना ही कोई मेरा इरादा है ये बातें करने का। हमने जो भी लीडरशिप, खान साहब ने अब ये 5 मेंबर कमेटी जो बनाई है, तो मैं आई इंटेंड टू सपोर्ट दैट, जिस तरह भी हम सपोर्ट कर सकें, और इसको हमने कामयाब बनाना है। और आपको मालूम है कि आपके प्रोग्राम में भी मैंने ये कहा है, पहले भी ये कहा है कि मेरी नज़र में जो 2 सबसे बड़ी खामियां हैं पीटीआई में, वो यही हुई कि एक तो हम जब 9 फरवरी को तहरीक चलानी थी उस वक्त आपने तहरीक नहीं चलाई, और दूसरा ये कि आप अलायंस नहीं बना पाए। तो अलायंस बनाना ज़रूरी है। तो अलायंस के लिए जो भी हम कर सकेंगे, इस कमेटी की मुआवनत कर सकेंगे, मदद कर सकेंगे, वो इंशाल्लाह ज़रूर करें। तो ये जो 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी है, ये सिर्फ हुकूमत से बात करेगी? हुकूमत तो बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं ये इस तरह तो बात शुरू नहीं हो सकती कि आप पहले कहें कि ये मुतालिबात हमारे माने तो बात हो, या अभी भी आप लोग समझते हैं या खान साहब समझते हैं कि बात इस्टेब्लिशमेंट से होगी तो ही कुछ बनेगा? देखिए, इशू ये है कि पहले तो ये कमेटी को सबसे पहले तो बातचीत करनी है जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनसे, यानी मौलाना फजलुर रहमान से, जमात इस्लामी से, उसके बाद ये जो जीडीए है उनसे, इन लोगों से, खाकान अब्बासी साहब से, मिफ्ता इस्माइल, ये जो है, इन पार्टीज से पहले तो अपोजिशन की पार्टीज इकट्ठी होना, उसके बाद देखेंगे कि हुकूमत के पास क्या लेके जाना है। जो 2 नुकात खान साहब ने दे दिए हैं, इस पे हुकूमत को ऑफर कर दी है। आप देखेंगे, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हुकूमत, आप खुद देख लें, प्रोटेस्ट के अलावा और ऑप्शन क्या छोड़ती है आपके पास। आप वो कहते हैं कि आप प्रोटेस्ट ही करें, उसके अलावा हम कुछ नहीं सुनने को तैयार। सो एक मुल्क को हिजान की कैफियत में हुकूमत ने रखा हुआ है, अपोजिशन ने नहीं रखा हुआ। और अगर आज जो है हुकूमत के संजीदा लोग जो है, अगर वो इस वक्त तैयार नहीं है आपके बातचीत करने में और सुनने में, और इन मुतालबात, और ये आपके मुतालबात भी देखें तो ये बड़े जेन्युइन मुतालबात हैं कि आप कमीशन बना दें 26 मई और 9 मई के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस के ऊपर। ये मामला इतना ही सीधा है जितना आप बता रहे हैं? क्या हुकूमत के हाथ में ये सब कुछ है? यहाँ पर तो अगर कहीं से इशारा मिले एहतजाज करने की नौबत ही ना आए ना, मामला वैसे सेटल्ड हो जाए। ये आपको भी पता है, ये पाकिस्तानी सियासत में ऐसे ही होता है। नहीं, लेकिन हुकूमत ने एस्टेब्लिशमेंट से आगे फिर बात करनी है ना। लेकिन हम एस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त जब बात करने का कहते हैं तो फिर आप लोग कहते हैं कि नहीं, आपको तो सियासी जमातों से बात करनी चाहिए। जब आप सियासी जमातों और हुकूमत से कह रहे हैं तो अब आप कह रहे हैं कि नहीं आप एस्टेब्लिशमेंट से करें। तो मेरा ये ख्याल है कि लेट्स, मतलब अब मोहसिन नकवी साहब एस्टेब्लिशमेंट है या हुकूमत है, हमें नहीं पता, आपको भी नहीं पता। सो ये फैसले वो खुद ही कर लें आपस में कि किसने बैठना है, क्या करना है, कैसे आगे जाना है। सो हमारा तो मतलब ये है कि जो भी फैसला करने वाले हैं वो इकट्ठे बैठ जाए और इसके ऊपर हम आगे बढ़े। चलिए, मोहसिन नकवी साहब का तो नहीं पता वो किस में है, वाडा साहब के ताल्लुकात जो है वो कहाँ है और कहाँ उनकी ज़्यादा चलती है और कहाँ की खबरें उनके पास बड़ी सच्ची होती हैं, ये आपको भी पता है, ये सबको पता है। आजकल वो बड़े एक्टिव हैं, चाहे मौलाना का मदारिस को लेकर उनकी नाराज़गी, उनको मनाने का बात हो, बिलावल से मुलाकात हो, आज उनको MQM से जाकर मिले हैं। तो कोई आपको लग रहा है कि कोई सियासी तब्दीली, कोई हुकूमती तब्दीली, कोई खिचड़ी पक रही है? नहीं, खिचड़ी तो पक रही होगी। उसकी वजह ये है कि अभी मैं देखता हूँ कि देखें, JUI का भी मुकम्मल मीडिया ब्लैकआउट हुआ है। आज उनको भी कहीं पे नहीं दिखाया गया, हालांकि उनका बहुत बड़ा इज्तिमा था।
तो जो इस वक्त तलखियाँ हैं हुकूमत में, अपोजिशन में बड़ी बढ़ रही हैं, और बिलावल भुट्टो जो है, मेरा ये ख्याल है कि वो भी मुतमईन नहीं है इस हुकूमत से। तो अब देखना ये है कि क्या JUI और पीपल्स पार्टी ये पहले हाथ मिलाते हैं या PTI और JUI पहले हाथ मिलाते हैं। अब इनमें से जो पहले हाथ मिलाएगा वो फिर तीसरे के साथ उसका क्या रिलेशनशिप होगा, इससे डिफाइन होगी अगली पॉलिटिक्स पाकिस्तान की। क्योंकि अगर इस वक्त सीटों का नंबर भी आप देखें तो JUI, पीपल्स पार्टी और PTI का तकरीबन 170 लोग बनते हैं और आपको हुकूमत बनाने के लिए 166 चाहिए। सो ये आप देखते हैं कि इनमें से पहला अलायंस पीपल्स पार्टी और JUI का होता है या कैसे आगे चलता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साबिक वफाकी वज़ीर रहनुमा फवाद चौधरी साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया फवाद आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। ऐसा लगता है कि 2.5-3 साल से पाकिस्तानी सियासत जैसे एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गई है। कोई हार रहा है, ना ही कोई जीत रहा है, और डर भी यही है कि अब सब कहीं ऐसा ही ना चलता जाए और इस सारी सिचुएशन का किसी एक लफ्ज़ में हम अहाता करें तो वो है डेडलॉक। यहाँ सियासत और रियासत में डेडलॉक है, यहाँ मकबूलियत और कबूलियत में भी डेडलॉक है, यहाँ फॉर्म 45 और 47 के फ़र्क पर भी डेडलॉक है, यहाँ 9 मई और 8 फरवरी पर भी डेडलॉक है। PTI की सियासी हिकमत अमलियाँ नाकाम है या कामयाब, इस पर भी डेडलॉक है। बाहर डेडलॉक है तो पार्टी के अंदर भी डेडलॉक है। मुज़ाकरात, मुतालबात और इख्तलाफात सब पर डेडलॉक है। डेडलॉक है हुब्बुल वतनी की तारीफ़ पर, मुल्क दुश्मनी की तशरीह पर, फैसले सड़कों पर होने हैं या पार्लियामेंट में, इस नुक्ते पर भी डेडलॉक है। मुज़ाहमत और मुफाहमत पर भी डेडलॉक है। वादे पूरे ना होने पर हुकूमत में शामिल जो इत्तेहादी हैं उनमें भी डेडलॉक है। मदारिस बिल मंजूर ना होने पर JUI और हुकूमत में भी डेडलॉक की ही सिचुएशन है। मौलाना की दीवी जो डेडलाइन थी वो गुजर चुकी है। यहाँ महंगाई से आवाम तंग है लेकिन दावे मुल्क की तरक्की के हैं, इस हकीकत पर भी डेडलॉक है। सियासत वही है, सियासतदान भी वही हैं, लेकिन सिविल सुपरमेसी को लेकर उनकी सोचों पर डेडलॉक है। 26वीं आईनी तरमीम ठीक है या नहीं, इस पर ना सिर्फ सियासी जमातों बल्कि जजेस में भी डेडलॉक है। यहाँ पार्लियामेंट और अदलिया की सुपरमेसी को लेकर भी एक डेडलॉक है। यहाँ हुक्मरान कौन है और हक हुक्मरानी किसका है, इस पर भी डेडलॉक है। पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान इन डेडलॉक्स में कहीं फंस कर रह गए हैं। कोई वे आउट है तो इस पर भी डेडलॉक है। सवाल यह है कि जिस मुल्क में इतने ज़्यादा डेडलॉक लग जाएँ, हर मसले पर लग जाए, तो उस मुल्क के अवाम का मुस्तकबिल क्या रह जाता है। यहाँ पर ना कोई एक फरीक मुज़ाकरात की ख्वाहिश करता है तो दूसरा इनकार करता है। तो ऐसे में हल क्या है? मैं बात करूँ कि मुझे इरशाद भट्टी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। भट्टी साहब, हुकूमत की मुश्किलात हम तो सोच रहे थे कि PTI ने जो टफ़ टाइम देने की कोशिश की उससे शायद उनको इतना टफ़ टाइम ना मिला हो। मौलाना की नाराज़गी से उनको टफ़ टाइम ज़रूर मिल रहा है। मौलाना को मनाने की कोशिशें भी हो रही हैं। बिलावल साहब भी बात करना उनकी भी मुलाकातें हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी टेलीफोन पर बात करते हैं। फिर वाडा साहब इस मामले में जो एंट्री डालते हैं। आप समझते हैं कि मौलाना के मसले को लेकर हुकूमत संजीदा है? जी, 101% संजीदा है। उसकी वजह यह है कि मौलाना साहब को हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती अपने मुखालिफ खड़ा करने के लिए। यानी अपने मौलाना उनके मुखालिफ हों, ये हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हुकूमत को एक ही काफ़ी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से के हवाले से जो हरबे हुकूमत आजमा रही है वो मौलाना साहब के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो अगर, और ये भी ख़तरा है कि मौलाना साहब का भी अगर मार्च चल पड़े और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी फिर चल पड़े तो क्या बनेगा। तो लिहाजा ये मसला हल होना ही होना है, ज़ाहिर है, और ये हल हो जाएगा, ये मौलाना साहब का और हुकूमत का। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल मंजूर हो जाएगा, दस्तखत भी हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि मौलाना को मना लेंगे, PTI को नहीं मनाना चाहती हुकूमत? जी बिल्कुल, उसकी वजह है ना, उसकी वजह यह है कि एक तो हुकूमत के हाथ में है कुछ नहीं, दूसरा हुकूमत बेनिफिशरी है इस लड़ाई की। ये PTI और इस्टेब्लिशमेंट की जो लड़ाई है इसकी बेनिफिशरी है। और तीसरा
हुकूमत की मुकम्मल ख्वाहिश या प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और मुख्यमंत्री मरीम नवाज़ के फरमुदात सुने तो वो कह रहे हैं ये सियासी गंद है, इससे साफ़ करना है, ये फितना है, तखरीबकार हैं, दहशतगर्द हैं, इनके हाथ तोड़ने और इनको ख़त्म करना है। तो लिहाजा उनकी हुकूमत की तो ख्वाहिश होगी कि इमरान खान कम अज़ कम अगले 5 साल जेल में रहें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नामो निशान तक ना रहे, इस ताकि फिर हमारा पीपल्स पार्टी और नून का वो फ्रेंडली चले। ये तो आप हुकूमत की सोच बता रहे हैं ना। फैसल वाडा साहब तो कुछ और ही इशारे दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हुकूमत की गलत फहमी है कि अगर वो ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और सिर्फ तहरीक इंसाफ के ये लोग आमने सामने खड़े हैं, मामलात उल्टे हो चुके हैं। जी, ऐसी बातें तो इस्लामाबाद में चल रही हैं, हल्की हल्की मौसीकी पर, हल्की हल्की ढोलकी पर, अफवाहें हैं, क्या सराइयाँ हैं। और मैं बड़ा ख़ुद को बचा के फिर रहा हूँ वजारत से, तो ये चल रहा है, ऐसे कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये कबल अज़ वक्त है अभी ये इस पे कोई हतमी तबसरा करना या कोई राय देना। लेकिन एक बात तय है कि ऐन उन लम्हों में जब इमरान खान साहब 2028 तक का प्लान बनाकर बैठे थे, वो उनकी वजारत उज़्मा ख़त्म हुई और फिर सब कुछ बदल गया। और ऐन उन लम्हों में जब मुस्लिम लीग वाले कहते हैं कि अगले 5 साल भी हमारे हैं, कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान एक अजीबो गरीब मुल्क है जिसमें एक वाक़या, एक सानिया, एक हादसा और एक दिन सब कुछ बदल देता है। पता नहीं मुझे ये कल गिरदाब में फंसे जो मुस्लिम लीगी हैं या पीपल्स पार्टी वाले हैं, ये इतनी जल्दी क्यों भूल जाते हैं अपनी तारीख को। शायद तारीख का यही सबक है कि तारीख से किसी ने सबक नहीं सीखा। तो मतलब ये है कि ड्राइविंग सीट कभी भी बदल सकती है, जिसका इशारा चंद साहब ने भी दिया। वो कहते हैं बदल सकती है, बदलनी चाहिए। देखिए, अवाम ने तो ड्राइविंग सीट बदल दी थी और वो आपके सामने भी है और हमारे सामने भी है। अवाम के अगर वोटों को देखें तो ड्राइविंग सीट पर जाहिर है पीटीआई को होना चाहिए, लेकिन ये ड्राइविंग सीट पर कब्जा करके एक गासिब होकर, ऊपर से जालिम होकर हुकूमत कितने अरसे रह सकती है। और फिर बड़े सख्त चैलेंजेस हैं। दहशतगर्दी की ऐसी लहर है कि जिसमें हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। मईशत आप उसको स्टॉक एक्सचेंज से नहीं नाप सकते। ये 10-20 हज़ार लोगों का एक इदारा है, उसको दुनिया में कहीं भी स्टॉक एक्सचेंज से मईशत को नापा नहीं जा सकता। तीसरा खारजा तनाई, चौथा कर्जे, पांचवा आबादी बम, छठा मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी आपस में जो हैं, और सातवां सियासी अदम इस्तेकाम। आप ये समझते हैं अगर कि 26 नवंबर के बाद तहरीक इंसाफ ख़त्म हो गई है या वो अब दोबारा नहीं आएगी या वो कुछ नहीं कर सकती, तो शायद आप इमरान खान को अंडर एस्टिमेट करते हैं। इमरान खान की कुव्वत ही उस वक्त सामने आती है जब वो हार जाता है। तो ये सियासी अदम इस्तेकाम अगर आप नहीं ख़त्म करेंगे तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। और जैसा आपने कहा कि हर मामले में डेडलॉक है, और ये आपने बड़ा अच्छा इसको सम अप किया है कि हम एक, और ये पता नहीं डेड ज़्यादा ख़तरनाक है कि जो लॉक लगा हुआ है वो ज़्यादा ख़तरनाक है। और कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आज आप देखिए, एक बड़ी गोल्डन चांस था इस वक्त, शायद आपने उस पर गौर किया हो या बात की हो, बहुत ही गोल्डन चांस। इमरान खान ने एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई। जी। नंबर 1 बड़ा इंपॉर्टेंट। जी। नंबर 2, उस मुज़ाकराती कमेटी में सारे लोग वो हैं तहम्मुल वाले, सब्र वाले, बातचीत वाले। नंबर 2। नंबर 3, उस मुज़ाकराती कमेटी को बनाकर इमरान खान ने पहली दफा इस हुकूमत को माना है कि ये हुकूमत है, इसमें इलेक्शन या इलेक्शन धांधली की बात नहीं की। ये तीसरा बड़ा गोल्डन चांस है। और उन्होंने बात की है सियासी कैदियों की, और 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाए। तो इस पे तो कम अज कम बात हो जानी चाहिए थी। हुकूमत को कम अज कम ये तो खतरा टल गया कि हमें कोई इमरान खान समझते कुछ नहीं, वो तो इन मुतालिबात पे क्या आपने बात करनी है तो आप एजेंडा अपनी मर्जी का तो नहीं रख सकते कि सिर्फ इन्हीं 2 एजेंडों पर बात होगी। तो हुकूमत तो इस पर राजी नहीं लग रही है बात करने पर। नहीं देखिए, हो सकता है दोनों ना माने जा सकते हो। एक अदालतों से तय होना हो और दूसरा हो सकता है 19-20 के साथ कुछ और होना हो। लेकिन इसमें तो कोई रुकावट नहीं है ना कि आप बैठे ना, इसमें तो कोई रुकावट नहीं है कि आप टेबल पे ना बैठें, एक एक्टिंग ही कर लें। तो हुकूमत तो ये एक्टिंग करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो हुकूमत कभी भी नहीं चाहेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को
सियासी स्पेस देने और बातचीत करने के लिए। आज मैं पता नहीं डॉन की रिपोर्ट थी कि इमरान खान पे पता नहीं वजारत दाखिला कोई मुकदमा बना रही है दहशतगर्दी का, या अगला क्रैकडाउन शुरू हुआ है जो 26 नवंबर के बाद। तो हुकूमत तो कभी भी नहीं चाहेगी कि ये सियासी स्पेस इमरान खान को मिले, उनको एक फरीक समझा जाए, जो कि गलत है और ये हुकूमत के गले पड़ेगा। अगर ये आज हुकूमत जब आप सियासी स्पेस छोड़ देते हैं तो फिर वो सियासी स्पेस वापस आप देखते हैं तो वो फिल हो चुकी होती है। एक्चुअली यहाँ सबको बार बार मिलती है सियासी स्पेस। आपने बिल्कुल सही कहा, ये पाकिस्तान में एक दिन में हालात बदल सकते हैं। ये हमने मुस्लिम लीग नून के साथ भी देखा है, ये हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी देखा है। ये पाकिस्तान है, यहाँ से रात से दिन होते हुए पता नहीं चलता सियासी हालात में। सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान कि इन 2 मुतालबात को नहीं माना तो सिविल नाफरमानी की तहरीक, आपको लगता है कि ये गलत फैसला है तहरीक इंसाफ का एक बार फिर से? जी बहुत एक वो फैसला है जो अगर मैं पहले अपनी ज़ाती राय दे लूँ तो बिल्कुल नहीं फैसला ये लेना चाहिए, क्योंकि इसमें एक तो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें मुल्क को नुकसान पहुँचे। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें अवाम और मुल्क आमने सामने हो। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें केपी और वफाक आमने सामने हो। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगे कि सिर्फ उसे अपना इक़्तिदार अहम है। हाँ, वो अपनी सियासी स्पेस लेने के लिए, अपना मैंडेट लेने के लिए, इमरान खान के लिए, जाली मुकदमों के लिए, क्रैकडाउनों के खिलाफ बात अपनी जद्दोजहद कर सकती है, एहतजाज कर सकती है, लेकिन ये सिविल नाफरमानी वाली एक तो ये। दूसरा, इसकी कामयाबी के चांसेस थोड़े हैं। तीसरा, ये गलत हिकमत अमली है। लेकिन इसमें एक पॉइंट जो अगर मैं दूसरे एंड से सोचूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तो उन्होंने 14 दिसंबर की डेडलाइन दी है और हुकूमत ने बड़ा अपनी वो जो हुकूमत होती है ना एक फिरौनियत में, ताकत के नशे में, वो एक वो सारा मौका ज़ाया कर रही है। इसमें बड़ा एक क्रिटिकल है कि मिसाल के तौर पे आप यहाँ छोड़ दीजिए, अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इसको संजीदा ले लिया तो ये जो एक डॉलर हमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ओवरसीज पाकिस्तानी जो 30 अरब डॉलर के करीब भिजवाते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बार क्या है अहमियत है, 2014 में भी थी अहमियत, 2014 में भी ये कॉल दी थी ना भट्टी साहब। लेकिन नहीं, मैं देखिए मैं इस पे तो बात ही नहीं करना चाहता था सिविल नाफरमानी पे, क्योंकि मैं इसको खिलाफ समझता हूँ। लेकिन 2014 और आज के हालात में बड़ा फ़र्क है। 2014 में हम जिस एक थे इमरान खान साहब बाहर थे, वो धरना लेके आए हुए थे। अब जो नफरत और तकसीम और जैसा आपने डेड लाइक कहा, ये इंतहा पे पहुंचे हुए हैं। अब जो सियासत है वो ज़ाती दुश्मनी में बदल चुकी है। अब जो 2014 में कभी भी इमरान खान के हक में अमेरिकी कांग्रेस ने करारदाद नहीं मंजूर की थी, कभी भी बाइडन को 2 मरतबा अमेरिकी कांग्रेस ने कहा था खत ना लिखें, कभी भी ट्रंप के फैमिली या के करीब नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई थी, या किसी भी अमेरिकी सदर के, कभी भी अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ने ये नहीं कहा था। कब इतनी बड़ी तादाद में धांधली नहीं हुई थी इलेक्शन में, इतनी बड़ी तादाद में चादर चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली नहीं हुई, इतनी बड़ी तादाद में इंसानी हकूक़ की पामाली नहीं हुई, 4 सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन नहीं हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सियासी स्पेस नहीं छीनी गई थी, इमरान खान जेल में नहीं थे, नवाज शरीफ अहल होकर और सारा कुछ बख्शवा कर वो इक़्तिदार में नहीं थे। तो सूरत हाल बदली हुई है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि सिविल नाफरमानी के मैं तो हक में नहीं हूँ, लेकिन अगर ये इसका कोई थोड़ा बहुत भी है तो आप कम से कम एक्टिंग तो करे, हुकूमत एक एक्टिंग ही कर ले। अच्छा भट्टी साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको भी पता है, अली अमीन गंडापुर ने जो शहबाज शरीफ साहब को खत लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि पश्तून मजदूरों की पकड़ धक्कड़, उन पर सदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत बेबुनियाद जो FIRs काटी जा रही हैं, ये तो कम तनख्वाहों वाले बेचारे लोग हैं, मजदूर हैं, कहते हैं उनको पकड़कर आप जो है वो टारगेट कर रहे हैं। बलूचिस्तान के हालात हम सबके सामने हैं, हम सब जानते हैं वहाँ पे लापता अफराद के मसाइल क्या हैं, उनके लवाहिकीन, वहाँ पर जो एक अलग जो है ना वो एक अब लोगों की सोच। अगर KP में भी आप लोगों के साथ इस तरह तकसीम, डिवीज़न, इतना वहाँ पे भी पोलराइज्ड हालात को कर देंगे तो ये मुल्क के लिए आप नहीं समझते कि हुकूमत की तरफ से इस तरह के एक्शन मज़ीद हवा देंगे? आप आज़ाद कश्मीर में जो मूवमेंट चली है, उन्होंने अपने मुतालबात मनवा लिए। आज आज़ाद कश्मीर में आप जाएँ ना तो वो कहते हैं आप पाकिस्तान से आए हैं।
जीबी में जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। मैं फिर भी कहता हूँ केपी वालों को कि पठान भी हमारे भाई, बलोच भी, पंजाबी भी, कश्मीरी जीबी वाले भी, ये इस्लामाबाद पर वो भी थोड़ा सा हौसला रखें। जुल्म हुआ है, हमें भी पता है, हम उनके साथ खड़े हैं। और इस हुकूमत ने जिस तरह इस इhtजाज को डील किया वो भी सबके सामने है, और प्री इhtजाज के दौरान और पोस्ट इhtजाज जो किया वो जुल्मों सितम की इंतहा है। खुदा के लिए इस नफरतें और तकसीम इतनी ना बढ़ाएं कि आप फिर ये 27 किलोमीटर के इस्लामाबाद की हुकूमत न रह जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर साहब तजियाकार इरशाद भट्टी साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान की जो पूरी सियासत है ये 9 मई के वाक़यात और 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ाम के गिर्द ही घूम रही है, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। ये दोनों बड़े केसेस पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के मुंसिफों के पास लग गए हैं। 7 रुकनी आइनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में ज़ाहिर है ये सारे मामले को देखने जा रहा है। यही नहीं, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ जाली मुकदमात दर्ज करने के खिलाफ भी एक दरख्वास्त को काबिल समात करार देकर तारीख डाल दी गई है। इमरान खान को अडयाला से KPK की किसी जेल में शिफ्ट करने की दरख्वास्त भी इसको भी फिक्स कर दिया गया है। इसके अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस का मुकदमा भी समात के लिए लगा दिया गया है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जजिस कमेटी बनाने में इख्तियारात वापस दे दिए गए थे। फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल कलदम करार देने के खिलाफ दरख्वास्त भी आईनी बेंच के सामने लगा दी गई है। इंट्रा कोर्ट अपीलों में वफाकी और सूबाई हुकूमत ने ये इस्तदा की है कि फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल का हुक्म दिया जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल कलदम करार दिया था। नाजरीन, ये गुज़श्ता कई महीनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन मुकदमात की समात ना होने का शिकवा करती आई है, अब वो मुकदमात समात के लिए फ़िक्स हो चुके हैं। तो सवाल ये है कि इन केसेस के सियासी और कानूनी असरात क्या होंगे, क्योंकि PTI ने अभी से इन केसेस को आईनी बेंच के सामने लगाने पर सवालात उठाना शुरू कर दिए हैं। PTI रहनुमा शुएब शाहीन का ये मानना है कि इन केसेस पर समात से पहले 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट बनाया जाए। अगर ये तरमीम ही कलअदम हो गई तो आईनी बेंचेस के जो फैसले हैं फिर उनका क्या होगा। दूसरी तरफ 26वीं आईनी तरमीम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस में भी तकसीम नजर आ रही है। 5 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिखकर जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी करने और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया। जस्टिस मंसूर ने खत में कहा कि दरखास्तें मुस्तरद भी हो सकती हैं और मंजूर भी। अगर दरखास्तें मंजूर होती हैं तो जुडिशल कमीशन के फैसलों की जो वक़्त है ये ख़त्म हो जाएगी और ऐसी सूरत हाल इदारे और मेंबर के लिए शर्मिंदगी का बायस बनेगी। जिस पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जवाबी खत तो नहीं लिखा, मगर 6 दिसंबर को चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह का फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा मुस्तरद किया और कहा कि आईनी मुकदमात की समात के हवाले से फैसले आईनी कमेटी करेगी। ये इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास नहीं है। गुज़श्ता रोज जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में भी आईनी बेंच में ना होने का बार बार तस्करा किया और जस्टिस जमाल मंदोखिल को मुखातिब करते हुए कहा कि बच्चों से मुतालिक आइन के आर्टिकल 11(3) की तशरीह की ज़रूरत है, मैं ये तशरीह अब नहीं कर सकता। तो सवाल ये है कि क्या 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर की गई दरखास्तों पर फुल कोर्ट बन सकता है या नहीं। जो बड़े बड़े केसेस आईनी बेंच के सामने फिक्स किए गए हैं उनके क्या असरात होंगे, इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून साबिक अटॉर्नी जनरल अशरफ औसाफ साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ औसाफ साहब आपका। अशरफ साहब, जितने केसेस की मैंने बात की और जिनके तहरीक इंसाफ के बड़े कंसर्न्स थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इनको फिक्स होना चाहिए, अब वो फिक्स तो हो गए हैं, लेकिन अब वो शुएब शाहीन साहब के मुतालबा कर रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक केस जो है ये फुल कोर्ट सुने, पहले इन केसेस का फैसला हो। जजिस भी इस बात पर डिवीजन है कि पहले भाई इनका तो फैसला कर लें, 26वीं आईनी तरमीम का, इस पर फुल कोर्ट बना दें। अगर इसको ही कलअदम करार दे दिया जाता है तो फिर कौन से आईनी बेंचेस, तो फिर कौन से आईनी बेंचेस के फैसले। आपके ख्याल में ये मुतालबा जायज़ है सर? वालेकुम अस्सलाम। आपका मैं इंट्रो बड़े गौर से सुन रहा था और आपने जो बातें की वो बिल्कुल वाकई इसी तरह चल रहा है कि सारा फोकस
बजाय पार्लियामेंट के और बजाय इसके कि वो पॉलिटिकल सॉल्यूशंस की तरफ जाएं, वो सारी चीजें अब कोर्ट्स में ही जा रही हैं। कुछ बरसों से आप यही देख रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल मामलात, पॉलिटिकल प्रोसीजरल चीजें, सब्सटैंटिव बातें, ये सारी की सारी इलेक्शंस के बात हो, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इंतखाबात की बात हो, इलेक्शंस जो मुल्क में हुए उनकी बात हो, ये तमाम के तमाम कोर्ट्स में चले गए। और इसके अंदर आप देखेंगे कि फैसले जो हैं जो आम आदमी के हैं वो इल्तवा में चलते चले गए। अभी आप देखिए 26वीं तरमीम, मैं उसकी मेरिट्स की तरफ नहीं जाना चाहता, मैं उसकी डीमेरिट्स की तरफ नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये बताऊंगा आपको कि जिस सूरत से केसेस चल रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि अगले दिन भी मैं कोर्ट में था तो 80 मुकदमात का फैसला जो क्रिमिनल साइड के ऊपर थे वो एक अदालत में हुए। इसी तरह 26 फैसले जो है वो दूसरी बेंच के सामने हुए और इसी तरह हाई कोर्ट में तेजी से अब काम चल रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि जुडिशरी जो है वो केसेस को अब निपटा भी रही है, उनके फैसले भी कर रही है। और ये जो फोकस है, आपने जिस तरह बताया भी कि आईनी जो बेंच है उसके सामने चला गए हैं सारे केसेस के। क्या उनका फैसला होना है वो तो वकला की बहस के ऊपर और कानून की तशरीह के ऊपर होगा। ये कहना कि ये फुल कोर्ट बनना चाहिए, माजरत के साथ बात ये है कि ये जब तक के आइन में तरमीम नहीं थी तब भी फुल कोर्ट की बातें होती थी और वो चीफ जस्टिस साहिबान जो थे वो कहते थे कि हमें फुल कोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अब ये सारे के सारे मामला जो है वो अगर आईनी तशरीह की बात है तो फिर वो बेंच के जो 3 लोग हैं, जो जजेस हैं, वो फैसला करेंगे कि उनकी किस तरीके से। दूसरा आइन भी ये भी कहता है कि ये जिस तरीके से दायर हुए हैं वो अपने तसलसल के हिसाब से आएंगे। एक केस को दूसरे केस के ऊपर फौकियत नहीं दी जाएगी जब तक कि उसके अंदर ऐसा मामला ना हो जो कि फौरी तौर पे गौर तलब हो। ये सब की सब बातें जो हैं ये अब इर्तिकाई सिलसिले चल रहे हैं। टाइम विल टेल कि ये सारे जो मामलात हैं जो अमेंडमेंट के बाद आ रहे हैं वो क्या ऐसन तरीके से हो रहे हैं या उनमें रखना अंदाजी है। लेकिन याद रखिए इस बात का कि जब कोई केसेस आते हैं तो फिर उसके ऊपर मुतदाद सारी बातें शुरू हो जाती हैं उनकी सुनवाई से पहले ही। तो वो एक अच्छी बात नहीं है। उससे आपकी एक मुक्तदर जो इदारा है जो कि जिसको आप सुप्रीम कोर्ट कहते हैं उसकी साख के ऊपर बातें आती हैं। तो तहरीक इंसाफ तो आज भी यही समझती है ना कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशरी का जो इन्होंने हाल कर दिया है, आईनी बेंचेस बना दिए हैं, उनको तो वो आज भी कहते हैं उन्हें तो इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं है। तो बात यह है कि जब पहले ही आप अपनी जुडिशरी पर मतलब कि ट्रस्ट ही ना करें तो ये फैसलों पर असरअंदाज होने के मुतरादिफ आप समझते हैं? 100%। देखिए जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो फिर आप 3 बातें कर रहे हैं। एक कि आप नो कॉन्फिडेंस का इजहार कर रहे हैं। दूसरा, आपको अपनी केस की कमजोरी जो है वो आप किसी और के ऊपर डाल रहे हैं। और तीसरा कि आप उससे मुल्क की साख जो बैरून मुल्क साख है वो भी और जो आपके मुल्क के अंदर आपकी साख है उसको भी कमजोर कर रहे हैं। याद रखिए कि आपको एक थर्ड पार्टी को ट्रस्ट करना होता है। आप देखिए कि आप अपने दलील के साथ बात करें। दलील के साथ जो है जो बात करती है की जाती है और सच्चाई की बात होती है वो दिल पे असर रखती है। मैंने नहीं देखा कि जो जब जज बन जाते हैं तो वो किसी के मरहून मिन्नत होते हैं। जब आप जज किसी को बना देते हैं तो चाहे वो आज से 150-200 साल पहले के अमेरिका के कोर्ट्स की बात है जहां पे प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से जजेस लगाता था, या वो हिंदुस्तान में बात है या पाकिस्तान में बात है कि जब जजेस को लगाया गया और तो वो उन्होंने कोई उसमें तामुल नहीं उनको हुआ कि उन्होंने जिस लगाया उसी के खिलाफ फैसला किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साबिक अटॉर्नी जनरल माहिर कानून अशतर और साफ साहब मेरे साथ। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त हो गया नाज़रीन, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।